नमस्कार, आपका एनडीटीवी इंडिया पे स्वागत है। मैं हूँ सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और आज हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें कि हम ऑटो जगत में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको बताएँगे। इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो फ़ोकस रहेगा, वो है कोविड-19 क्राइसिस से जो ऑटो जगत पे असर पड़ा है, वो किस तरह का असर है? बिज़नेस पर भी और ख़ासकर कि उपभोक्ता क्या सोच रहे हैं? इसके लिए हमने कार एंड बाइक पे एक सर्वे देश भर में एक एक सर्वे रखा था और उससे जो नतीजे निकल के आए हैं, वो काफ़ी आश्चर्यजनक हैं। हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान भी इस बातचीत में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी शम्स रज़ा नकवी की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, जो कि हमको इस सर्वे के जो ख़ास हाइलाइट्स हैं या जो मुख्य बिंदु हैं, उन पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स देंगे। शम्स। जी सिद्धार्थ, तो हमने कार्रवाई के सर्वे में ये जानने की कोशिश करी कि लॉकडाउन के दौरान और उसके कुछ महीनों बाद लोगों के कार और बाइक खरीदने के तरीकों में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, और इसके नतीजे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं इस सर्वे के। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बात करी और इसमें करीब 3/4 या 75% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपनी खुद की गाड़ी खरीदना चाहेंगे, और इसकी मुख्य वजह है सामाजिक दूरी। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं और उन्हें अपना एक ट्रांसपोर्ट चाहिए। और इसमें 66% लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के 3 महीने के अंदर ही अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और अगर बाइक्स की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़ के 73% तक चला जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं 13% बाइक सवार जो अब कार खरीद चलाना चाहते हैं। तो ये है इसके नतीजे रुझान के। इसके अलावा बात करते हैं बजट की, तो वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बजट लोगों के पहले से कम हो गए हैं। 40% लोग ऐसे हैं जिनके बजट कम हो गए हैं और ये 10 से 30% तक कम हो गए हैं। तो पहले जो 7 लाख रुपए से महंगी गाड़ियों की पूछताछ होती थी वो कम हो गई है, और 3 लाख रुपए से सस्ती गाड़ियों की पूछताछ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ओवरऑल गाड़ियों की पूछताछ पहले से दुगनी हो गई है। और अच्छी बात यह है कि अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जो पहली पसंद है वो बरकरार है, वो गाड़ी बदली नहीं है। बजट के हिसाब से वो लोग ज़्यादा गाड़ी लेने के इच्छुक हैं जिनकी मासिक आय करीब 60,000 से 1 लाख रुपए के बीच है और इनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। बात करते हैं पसंदीदा ब्रांड्स की, तो कार्स में मारुति हुंडई और महिंद्रा पसंदीदा कंपनीज हैं। और बाइक्स की बात करें तो इसमें टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, हीरो और होंडा पसंदीदा कंपनीज हैं। अब बात आती है डीलरशिप पे जाने की। ये बहुत अहम मुद्दा है, डीलरशिप पे लोग जाएंगे कि नहीं। डिजिटल ज़माना है तो बड़े शहरों में करीब 66% लोग डीलरशिप पे जाने से बचना चाहते हैं, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जो बार बार डीलरशिप पर जाने के लिए तैयार हैं। बड़े शहरों में तो बल्कि लोग पैसे दे के अपने घर पे गाड़ी बुलाने को भी तैयार हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए। एक बड़ा सेगमेंट यूज कार्स की तरफ जा रहा है, पुरानी गाड़ियों की तरफ। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यूज कार कंपनीज के पास गाड़ियों की सप्लाई थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि लोग अपनी पुरानी गाड़ियां अब शायद ना बेचें जितना पहले बेचते थे। और जो लोग अब पुरानी गाड़ियां खरीदेंगे वो उस पर लोन भी अब पहले से ज़्यादा लेंगे सर्वे के मुताबिक। अंत में बात करते हैं डीलर्स की। डीलर्स भी मानते हैं कि डिजिटल होना ही एक सबसे बड़ा तरीका है गाड़ियां बेचने का। और भरपूर कस्टमर्स आने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। और काफ़ी डीलर्स हैं, करीब 30% जिन्होंने अपनी बुकिंग के कैंसिलेशन भी होते हुए देखे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये हैं सारे मुद्दे जो हमारे सर्वे से बाहर निकल कर आए हैं। तो अभी भी काफ़ी ग्राहक अपनी नई कार या नई बाइक खरीदना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि निजी जो वाहन है, उसकी तरफ काफ़ी लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोरोना क्राइसिस के बाद ये शायद होना अ, आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन आइए हम आपको अपने ख़ास मेहमानों से मिलवाते हैं। राकेश श्रीवास्तव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निसान मोटर इंडिया के और साथ में हैं निकुंज सांघी जो कि हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जेएस फोर व्हील्स और वो ऑटो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के भी प्रमुख हैं। नमस्कार और आप दोनों का स्वागत है। हम अ, शायद आपको एक और गेस्ट से भी बाद में परिचित कराएँगे लेकिन राकेश जी सबसे पहले आपको सवाल, ये जो आपने सर्वे के अभी जो हाइलाइट्स सुने, इससे आपको किस तरह का रिलीफ़ या फिर किस तरह की दिलासा मिलती है? सिद्धार्थ नमस्कार। और जहाँ तक है ये सिचुएशन पहली बार आई है और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, जो कोविड की क्राइसिस हुई है। इसके पहले ऑटो इंडस्ट्री ने कई तरीके की क्राइसिस को जो है या कई चैलेंजेस को देखा है, चाहे वो
2008 का जो है मॉर्गेज क्राइसिस हो, या उसके बाद जो है जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी मार्केट में, या फिर जो है जब एक जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें भी थोड़े से जो चैलेंजेस आए थे। पर ये पहली बार है जबकि पूरी की पूरी इकोनॉमी एक तरीके से कहें कि वो स्टैंड स्टिल हो चुकी है, और उसमें को फिर से जो है अब जो लॉकडाउन 5 के बाद जो अनलॉक 1 की बात की जा रही है, जिसमें जो है फिर से स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो उसमें जो ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो आएगा कस्टमर डिमांड का। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप प्रोडक्ट देख लें, चाहे आप मार्केटिंग देख लें, कस्टमर का सेंटिमेंट इम्प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। क्योंकि वहाँ पे उनको जो है ना एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक सर्टेनिटी चाहिए होती है। क्योंकि जो कोविड क्राइसिस जो हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो वूका का फैक्टर जिसे कहते हैं, हाईएस्ट वोलेटिलिटी देख रहे हैं हम, अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, और साथ-साथ एक एम्बिग्यूइटी आई हुई है। इससे बड़ा वूका फैक्टर आज तक जो है कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 32 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार मैंने जब देखा है कि ऑटो इंडस्ट्री में अप्रैल के महीने में ना एक सिंगल गाड़ी बनी है और ना ही बिकी है। ऐसी सिचुएशन से आगे ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर जो मुझे कॉन्फिडेंस है वो है ये ऑटो इंडस्ट्री पे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, बहुत ही इंटरैक्टिव है, और जो रेजिलियंस जो ऑटो इंडस्ट्री ने हरदम दिखाया है, वो जो है काबिले तारीफ है, और वही हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। जी निकुंज जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हमने अभी सर्वे में एक हाईलाइट देखा है कि 75% लोग अभी भी अपनी नई कार या बाइक खरीदना चाह रहे हैं, इससे सबसे पहले तो आप अपना रिएक्शन दें, और दूसरी बात अभी जो राकेश जी ने बोला कि ये एक बहुत रेजिलिएंट इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद इस तरह के चैलेंज को टक्कर दे सकती है। इन दोनों चीजों पे आप अपना थोड़ा ओपिनियन व्यक्त करें। नमस्कार सिद्धार्थ, और मेरे ख्याल से मैं आपकी दोनों ही बातों से सहमत हूँ। पहले आपकी सर्वे की फाइंडिंग्स से सहमत हूँ, और भी ज्यादा सहमत इसलिए हूँ क्योंकि मेरी डीलरशिप हीरो की है और मेरी डीलरशिप महिंद्रा की है, और मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं काम करते हुए। शुरुआत कम लोगों के साथ हुई थी, 33% लोगों के साथ हुई थी, और अब हम फुल्ली फंक्शनल हैं। और दोनों ही प्रोडक्ट लाइंस, आपने महिंद्रा का भी नाम लिया और हीरो का भी नाम लिया, दोनों ही प्रोडक्ट लाइंस में हमको अगर पहले से कंपेयर करें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए, बट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट आए हैं। मैं मई माह में करीब 70 गाड़ी बेच चुका हूं महिंद्रा के लिए, और हीरो के लिए काउंटर और सब डीलर्स को मिला के करीब मैं 800 गाड़ी बेच चुका हूं। वो बहुत एनकरेजिंग फिगर्स हैं दोनों ही। और जैसा राकेश जी ने कहा, रेजिलियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री तो एक्चुअली वाकई में काबिले तारीफ है, पर इस बार का जो दौर है वो इतना आसान नहीं होगा जितना पहले हम लोग बाहर निकल के आए, चाहे वो 93-94 की बात करें या 2008 की बात करें। ये एक इतना बड़ा संकट इस इंडस्ट्री के ऊपर आया है कि इसमें से निकल के तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी भारत की ऑटो इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए निकल कर तो जरूर आएंगे। पर कुछ फेटिलिटीज होंगी, कुछ हमारे साथी शायद हमारे साथ नहीं रहेंगे, बट निकल के जरूर आएंगे। और जब निकल के आएंगे तो बहुत मजबूती से और बहुत रफ्तार से निकल के आएंगे। इट कुड टेक 12 months, 18 months, 2 years, but we will come out winners. राकेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो आप कह रहे थे, आप दोनों बात कर रहे थे कि पहले भी क्राइसिस इस इंडस्ट्री के सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि अगर आप 2008 या 9 की तुलना में अगर आप अभी का सिचुएशन देखें, तो फिर ये सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये एक कंट्री वाइड या देश भर का क्राइसिस है, और इसलिए इसमें शायद इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आपके हिसाब से पॉलिसी के तरफ अगर हम ध्यान दें, तो हमें कोई स्टिमुलस पैकेज या ऑटोमोबाइल्स या स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा एक इकोनॉमिक पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आया है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है?
सिद्धार्थ, जैसे शायद निकुंज ने भी कहा होगा और उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम ये देखें, ऑटो इंडस्ट्री जो है ना हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम जो है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री अगर हम पैसेंजर व्हीकल में देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट है। 2018 में करीब-करीब 3.4 मिलियन इनकी सेल हुई थी। 7.1% जो है जीडीपी का जो है शेष बनता है हमारा, जो है कंट्रीब्यूशन आता है। 49% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो इंडस्ट्री की है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का 49% जो है सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री है। इनफैक्ट जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ऑटो इंडस्ट्री में वो 2.13 लाख करोड़ का आता है। एंड जो हमारी जो टोटल मैन पावर एम्प्लॉयमेंट होती है ऑटो इंडस्ट्री की, वो करीब-करीब 3.7 करोड़ की है। तो इनको अगर हम देखें मद्देनजर रख करके, तो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। ऑटो इंडस्ट्री को एक आशा थी कि ये जो पैकेजेस, जो सीरीज ऑफ पैकेजेस रोल आउट किए गए हैं, वो काफी काबिले तारीफ है, पर उनमें कहीं स्पेसिफिक ऑटो इंडस्ट्री के लिए कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दिया इसमें। और इसलिए जो है जहां तक हमारी आशा थी वो ये थी कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए कम से कम जो है जो एक कस्टमर डिमांड क्रिएट करने की बात है, वो हो सकती थी अगर जो है जीएसटी जो जी, है अगर रिड्यूस कर दी जाती 28% से या 10% कि एक जो है एक स्टिमुलस पैकेज की जरूरत थी। साथ साथ अगर स्क्रैपेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो जाती तो उससे भी जो है एक डिमांड आती मार्केट प्लेस में। और साथ साथ जो है एक और चीज जो है कि हमारे जो डीलर भाई हैं, जो पार्टनर्स हैं, अगर उनको एमएससी में जो है कंसिडर कर दिया जाता तो शायद उनको भी वही बेनिफिट मिल पाते जो एमएसएमई को जो मिलते हैं। और जी। फाइनली अगर पॉसिबल होता तो अगर एक हायर डिप्रिसिएशन रेट अगर एप्लीकेबल हो पाता फॉर व्हीकल सेल्स के लिए जो है, तो इससे जो है डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री में जो है एक स्ट्रांग डिमांड जो है क्रिएट होती और उसका बेनिफिट सबको मिलता। इनफैक्ट चाहे वो जी, कस्टमर, चाहे वो जो बिजनेस पार्टनर्स हो, ओवरऑल फाइनली इकोनॉमी को तो बेनिफिट मिलता ही मिलता। बातें हमें आपसे और काफ़ी करनी है, लेकिन एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ ही क्षणों में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। राकेश जी और निकुंज जी, मैं आपसे कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। इनफैक्ट आपका ध्यान आकर्षित करूँगा 2 ऐसी बातों पर जो कि ना सिर्फ़ सर्वे में निकल के आई हैं, लेकिन जो काफ़ी लोग इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। एक तो जो आपने सुना कि निजी वाहनों पे ज़्यादा एक तरह से फ़ोकस रहेगा ग्राहकों का, और दूसरी बात कि कॉम्पैक्ट या छोटी गाड़ियों पे भी शायद उनका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। तो राकेश जी, पहले आपको मैं पूछूँगा कि इससे आपको जो आपका जो प्रोडक्शन प्लान है या जो आप बाज़ार में नई कारें उतारने का सोच रहे हैं, उसमें क्या कोई फ़र्क पड़ता है? आप जो हमारे साथी ने जो अभी बताया जो है कि एक कार एंड बाइक का जो सर्वे हुआ था, उसमें अगर जो देखा गया उस सर्वे के दौरान जो है पता लगा, वो ये है कि जो प्रेफ़रेंस जो है फॉर पर्सनल व्हीकल ओवर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ा है। ओवरऑल ये इंक्रीज़ हुआ है 40% से लेकर के 55% तक। और स्पेशली जो एज कैटेगरी है 35 साल और ऊपर की, उसमें तो ये 65% जो है प्रेफ़रेंस आया हुआ है टुवर्ड्स जो है पर्सनल मोबिलिटी। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है और ये देख करके लगता है कि यस, इससे जो है एक ऑटो इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग फिलिप मिलेगा और एक जो है ना एक पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, जहाँ तक है प्रेफरेंस की बात है, जो कंज्यूमर स्पेंड है वो डेफिनेटली जो डिस्पोजेबल इनकम का है, वो जो है प्रेफरेंस जो सर्वे के दौरान पता लगा है, वो ये है कि प्रेफरेंस आएगा जो है 3 से लेके 7 लाख तक की गाड़ियों पे और 7 जी, से लेकर के 15 लाख तक की गाड़ियों पे। ओवरऑल 75% लोग जो है इसके लिए जो है एक लोन लेने की जो सुविधा है उसको अवेल करना चाहेंगे। तो डेफिनिटली जो है, जो शिफ्ट है
वो बेसिकली हैचबैक की तरफ आएगा और जो है एसयूवी की तरफ आएगा। और इसमें जो है निसान ने भी जो है इस समय जो है नई रेडिगो लॉन्च की है, गो प्लस लॉन्च की है। और इनफैक्ट गो प्लस में जो हमने एक स्कीम निकाली है अपने कस्टमर्स के लिए कि एक अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप अभी खरीदिए और 2021 में जाकर के इसकी जो है फर्स्ट ईएमआई पेमेंट करिए। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है इंडस्ट्री की तरफ से। और कई लोगों ने भी जो है इसी तरीके से जो इंडस्ट्री में जो है ओईएम्स ने सिमिलर इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, क्योंकि हम लोग सभी ये चाहते हैं कि जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो एक मोबिलिटी जो है वो बेसिकली नीड बेसिस है। ये जो है जिसे कहते हैं वांट वाली ही इंडस्ट्री नहीं है, नीड को सेटिस्फाई करती है मोबिलिटी को। और इसमें हमारी जी। जितनी भी कोशिश होगी उस पे हम कार्यवर रहेंगे भी। आप ये भी देखकर खुश होंगे कि एसयूवीज़ की तरफ अभी भी काफ़ी झुकाव है, लेकिन निकुंज जी मैं आपसे पूछूँगा कि इससे जो यूज़्ड कार या पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर एक तरह से पॉज़िटिव इम्पैक्ट आने का जो शायद लोगों को अभी भी एक तरह से एक्सपेक्टेशन हो रहा है, क्या वो सही है? वो बिल्कुल सही है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से रुझान एंट्री लेवल बाइक्स और छोटी गाड़ियों की तरफ है, तो जो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो नई गाड़ी खरीदें, वो डेफिनेटली यूज्ड कार की तरफ जाएंगे। और हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे जो यूज्ड कार आउटलेट्स हैं, उसमें जो वॉक-इन्स हैं, इंक्वायरीज हैं, वो पहले से दुगनी और किसी-किसी दिन तो 3 टाइम्स इंक्वायरीज आ रही हैं। और अभी हमारे लिए चैलेंज जो हमको लग रहा है वो प्रोक्योरमेंट का लग रहा है कि बेचने का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम है। और ये जो रुझान यूज्ड व्हीकल्स की तरफ है, ये मेरे ख्याल से काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जी। लोग बाग ये नहीं चाहेंगे कि अपनी वो सारी सेविंग्स एक नए गाड़ी में या नए टू व्हीलर में डाल दें। तो जी। शिफ्ट आना लाजमी है। टू व्हीलर्स की आप बात कर रहे हैं तो एक हमारे जो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यादेंद्र सिंह गुलेरिया, वो एचएमएसआई या होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया से हैं। गुलेरिया साहब, थैंक यू। आप का बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आप हमें पहले सबसे बताएँ कि अभी क्या परिस्थिति है और होंडा का जो ओवरऑल बिज़नेस प्रोग्नोसिस है इस क्राइसिस सिचुएशन में, वो क्या है? Thank you, Siddharth. I'm sorry I was not able to connect earlier because of some problem and network issues. But yes, अभी after this lockdown 3 or in the first week of May, जब से economic activity in a staggered May, in a stepwise manner open होना शुरू हुआ, by end of the month हमारे 70% से ऊपर डीलरशिप जो थी, मेन डीलरशिप थी जो वो ओपन हुई। और वीक ओवर वीक हमने ये भी देखा कि ब्रिस्कली बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। इनिशियली था कि वर्कशॉप को गवर्नमेंट ने ज़्यादा अलाउ किया था, बिकॉज 2 महीने जो लॉकडाउन के थे, ऑलमोस्ट 40 डेज प्लस, उसमें काफ़ी टू व्हीलर से जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो भी लोग उसमें इंगेज थे वो यूज़ कर रहे थे अपना गाड़ी, बट स्टिल सर्विस नहीं अवेलेबल थी। तो मेंटेनेंस के लिए वो पहले ओपन हुआ, तो हमारा वर्कशॉप पहले खुली एंड देन स्लोली हमारे एडिशनल शोरूम भी हो गए खुलने शुरू धीरे धीरे, बेस्ड ऑन आफ्टर मीटिंग ऑल द गाइडलाइंस एट द लोकल लेवल, जो भी हाइजीन के स्टेप्स, सैनिटाइजेशन के स्टेप्स लेके, और हमने उनको डिटेल मैनुअल अपने नेटवर्क पर दिया। और बाय एंड ऑफ मंथ अगर हम मार्च की बात करें तो हम 10,50,000 के करीब टू व्हीलर्स को अपने नेटवर्क पे सर्विस कर पाए इन द मंथ ऑफ मे। और गुलेरिया साहब, मुझे आपको शायद यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें समय दिया और आप कनेक्ट कर सके हमारे साथ। निकुंज सांघी और राकेश श्रीवास्तव, आप दोनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखना होगा कि आगे के दिनों में जो ऑटो क्षेत्र में काफ़ी लोगों की एक तरह से आशा बनी हुई है, वो क्या जून के महीने में कुछ हद तक खरी उतर के आएगी या नहीं। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमारा कार्यक्रम आज देखा।